नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश चौधरी। स्वागत है एक बार फिर से आपका फिजिक्स गुरु डॉक्टर आर.सी. सर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए क्लास 11 रोटेशनल मोशन इसके 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का एनसीईआरटी बेस्ड सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें 11, 12, नीट, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस और आरपीएससी और यूपीएससी के कोर्सेज शामिल हैं, तो दोस्तों आज का लेक्चर वीडियो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज की टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, एक वलय नतल पर लुढ़क रहा है तो रेखीय और गुणन गतिज ऊर्जाओं का अनुपात बताइए। यानी अगर हम किसी भी इंक्लाइन प्लेन पर किसी एक रिंग को रोलिंग मोशन में लेकर आते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां पर कह रहा है लुढ़क रहा है, रोलिंग मोशन में लेकर आए तो उसकी ट्रांसलेटरी और उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज जो है, इन दोनों का रेशियो बताना है। तो मान लिया सबसे पहले हमने एक चीज कही कि इस टाइप से हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, यहां पर कोई भी एक रिंग जो है वलय ये रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान m और रेडियस है r। अब ये इस टाइप से रोटेट करते हुए नीचे आता है, यहां से इसको सीधा नीचे की ओर लेकर आना है और यहां पर जब ये पहुंचेगा आपको ये बताना है कि उस पूरी यात्रा के दौरान में जब ये ऐसे रोल करता हुआ नीचे आ रहा है तो इस रिंग की ट्रांसलेटरी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज जो है इनका रेशियो कितना होगा। तो दोस्तों, थ्योरी में आपको कंसेप्ट बता रखा है कि अगर मैं किसी रेखीय गतिज ऊर्जा की बात करता हूं घूर्णन गति में, इसका हमारे पास में फॉर्मूला होता है हाफ mv²। सेम तरीके से अगर मैं बात करता हूं घूर्णन गतिज ऊर्जा की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में हाफ mv² ब्रैकेट में k² k² जो है वो रेडियस ऑफ गायरेशन होगा। रेशियो पूछ रहा आपसे, तो ई रेखीय लीनियर डिवाइडेड बाय आपके पास में आएगा ई घूर्णन रोटेशनल, और इन दोनों का रेशियो करेंगे तो देखिए हाफ mv² कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/k² और k² वैल्यू किसके लिए यूज करनी है? वलय के लिए, रिंग के लिए। और आप लोगों को पता है कि रिंग की बात करते हैं तो I = होता है mr², और इसे अगर मैं रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में लिखूं, m से m कैंसिल आउट, k² जो वैल्यू है ये बनेगी 1। तो यहां पर 1 पुट कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा 1:1, यानी लीनियर और रोटेशनल दोनों काइनेटिक एनर्जीज जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसी पिंड का किसी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है। दोस्तों, थ्योरी के कंसेप्ट में आपको बता रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है I = mr² होता है। सबसे पहली चीज जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान, मास कहते हैं। रोटेशनल मोशन में रिजिड बॉडी ये मानकर चलती है कि कोई भी पार्टिकल जो है, जो कोई भी बॉडी जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनती है। तो द्रव्यमान को हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पास में एक तरह से कणों का वितरण है, कणों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, या फिर आप कह सकते हो द्रव्यमान का वितरण, द्रव्यमान का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। आप लोग ये कह सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है या तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, कणों के वितरण पर डिपेंड करेगा, या द्रव्यमान वितरण यानी मास डिस्ट्रीब्यूशन पर। दूसरी चीज हमारे पास आती है रेडियस। रेडियस का मतलब होता है कि जो घूर्णन अक्ष है, एक्सेस ऑफ रोटेशन जो है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यानी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी पर ऑन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन। और साथ में आप ये कह सकते हो कि अलग अलग शेप जो होते हैं, आकृतियां, उनका जड़त्वाघूर्ण अलग होता है। यानी पिंड जो है, पिंड की आकृति पर निर्भर करता है, ऑन द शेप ऑफ द बॉडी। तो किसी भी बॉडी का जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 3 चीजों पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द पार्टिकल, डिस्टेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन, और साथ के अंदर में आपका शेप ऑफ द बॉडी। तो देखिए, फर्स्ट भी दे रखा है, सेकंड भी दे रखा है, थर्ड भी दे रखा है, इसका मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन आपके पास डी ऑप्शन में है।
तो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, एक गतिपालक फ्लाइंग व्हील होती है जिसको आपने देखा होगा कि फिरकी कहते हैं, जिसको जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो फिरकी बना के गोल गोल घुमाते हैं हवा के तौर पे, उसकी बात कर रहा है। एक गतिपालक चक्र का जड़त्व आघूर्ण आई की वैल्यू दे रखी है 4 kg मीटर स्क्वायर है, इस पर 10 न्यूटन मीटर का एक बल आघूर्ण यानी टॉर्क जो होता है वो अप्लाई किया जाता है, तो बताइए कोणीय त्वरण का मान कितना होगा। दोस्तों इसमें एक रिलेशन आता है टॉ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, यानी टॉर्क जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ में और एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ में ये रिलेशन है। अल्फा निकालना है, अल्फा इज इक्वल्स टू टॉ अपॉन आई। तो आपके पास में कितना है 10 और आई की वैल्यू दे रखी है आपको इसमें 4, कैंसिल आउट करोगे तो 2.5 और अल्फा जो है इसकी यूनिट हमारे पास में होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ढूंढ लीजिए कौन सा है 2.5, यानी सी ऑप्शन जो है वो थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एम द्रव्यमान तथा एल लंबाई के समरूप छड़ का उसके केंद्र के परिध और छड़ के लंबवत जड़त्वाघूर्ण आई दे रखा है, यानी आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास मान लीजिए इस टाइप से कोई भी एक रॉड है, इसका द्रव्यमान m मान लिया और मान लीजिए इसकी लंबाई l होगी। आपसे कह रहा है कि एक ऐसी एक्सेस ऑफ रोटेशन बनाइए तो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होती हो। सेंटर ऑफ मास से पास होने का मतलब यहां से बीचों बीच से पास हो रही है और यहां से अगर ये रोटेट कर रहा है, इस जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास से आई की वैल्यू होती है आपके पास में ml स्क्वायर अपॉन 12, ये दे रखा है। फिर आपसे पूछा है छड़ के एक सिरे के परिध यानी किसी भी एक एंड पर अगर मैं एक्सेस ऑफ रोटेशन बनाता हूं तो वहां पर जड़त्वाघूर्ण का मान कितना होगा। अगर इसी एक्सेस ऑफ रोटेशन को, तो आपसे कहा जाए कि यहां पर एक एक्सेस ऑफ रोटेशन अगर मैं बना दूं किसी एक किनारे पर, यहां से इसको मैं अगर रोटेट करूं, यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ध्यान से देखें, चार ऑप्शन में आई दे रखा है, यानी इस आई डैश की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आई निकालनी। आप लोगों को पता है किसी भी एक किनारे पर जड़त्वाघूर्ण जो है वो होता है आपके पास ml स्क्वायर बाय 3। अब यहां से ml स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो देखिए ml स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू होगी 12i। जैसी मैं वैल्यू पुट करता हूं आई डैश इज इक्वल्स टू 12i अपॉन हो जाएगा आपके पास 3, कैंसिल आउट, इट विल बी 4i। तो किसी भी एक किनारे पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो होगा हमारे पास 4i। ऑप्शन में ढूंढ लीजिए, देखिए डी ऑप्शन जो है ये आपको दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक पहिया 1200 घूर्णन प्रति मिनट इस हिसाब से गति कर रहा है। तो देखिए दोस्तों कई बार बच्चे को पता नहीं चल पाता है कि वैल्यूज क्या दे रखी है, तो ये जो यूनिट है इनसे पहचान सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है यानी आवृत्ति, आवृत्ति जो होती है उसकी यूनिट होती है कि रोटेशन पर सेकेंड, तो यहां आरपीएम दे रखा है यानी 1200, ये कह रखा है घूर्णन प्रति मिनट की बात कर रहा है, तो प्रति सेकंड निकालना है मुझे, तो मैं इस 1200 को डिवाइड करूंगा 60 से, तो मेरे पास में आ जाएगा ये 20, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा आरपीएस रोटेशन पर सेकंड। ठीक है, इसे 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर की दर से घटाया जाता है, यानी ये आपको त्वरण दे रखा है, कोणीय त्वरण अल्फा की वैल्यू है ये हमारे पास। विराम अवस्था से आने से पहले टोटल नंबर ऑफ चक्कर जो है वो निकालने, आपको कितनी बार रोटेट हो जाएगा। तो देखिए आपको पता है, मान लिया इस टाइप से कोई भी एक फ्लाई व्हील ले लिया मैंने, ये बीच में हमारे पास में हो गया एक्सेस ऑफ रोटेशन, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो स्टार्टिंग के अंदर में इसकी जो कोणीय चाल है ओमेगा 1, ये होती है 2 पाई एन। अब देखिए 2 पाई एन की वैल्यू आपके पास में 20, इट विल बी 40 पाई और यूनिट हो जाएगी आपके पास में रेडियन पर सेकेंड, ये बन गया। देन उसके बाद कह रहा है कि इसे अवमंदित किया जाता है यानी रिटार्ड किया जाता है, स्पीड स्लो डाउन की जाती है। अल्फा जो है इसकी वैल्यू आपके पास में दे रखी है 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर और रिटार्डेशन है तो माइनस लगा देंगे। साथ में कह रहा है कि विराम अवस्था में आ जाना चाहिए, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी। तो सबसे पहले देखिए आपको निकालना नंबर ऑफ टर्न्स,
एक पूरा चक्कर लगाता तो एंगल बनता 360 डिग्री। तो हम ये लगाएंगे कि रुकने से पहले टोटल एंगल कितने बनाए इसने, यानी थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों ये सारी वैल्यू एज इट इज सेम है, जैसे हम न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग इक्वेशंस को यूज करते हैं। तो ये मान के चलें u दे रखा है, ये मान के चलें v दे रखा है, ये a दे रखा है, s निकालना है। तो न्यूटन की थर्ड इक्वेशन को अगर मैं यूज करता हूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये बन जाएगा ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन बन जाएगा 2 अल्फा। ओमेगा 2 की वैल्यू 0 है इसमें, माइनस करके ओमेगा 1 स्क्वायर, तो ये बन गया 1600 पाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू अल्फा है आपके पास -4, तो -1600 पाई स्क्वायर अपॉन -8, माइनस से माइनस कट गया, ये बन जाएगा आपके पास 200, यानी थीटा जो है इसकी वैल्यू आई 200 पाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इतना एंगल इसने क्रिएट किया, तो आपको पता है कि एक पूरा चक्कर लगाता है तो वो 360 डिग्री यानी 2 पाई कवर करता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर निकालना है तो थीटा अपॉन में 2 पाई डिवाइड कर दूंगा। थीटा की वैल्यू आपके पास में है 200 पाई स्क्वायर और ये लिखा हुआ है 2 पाई। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से कटेगा तो ये 100, यानी आपके पास आया 100 पाई। तो पाई को रिमूव करते हुए पूछ रहा है, तो n इज इक्वल्स टू 100 इंटू पाई होता है 3.14, n की वैल्यू आएगी 314, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास में है वो 314। पांचवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक ठोस गोले और एक खोखले गोले का द्रव्यमान तथा जड़त्वागुण व्यास के सापेक्ष समान है, ठीक है, इसकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कह रखा कि ये दो आकृतियां हमारे पास, ये दो शेप हो गए। पहले वाले को मैं मान लेता हूं कि ठोस गोला है, ये ठोस गोला सॉलिड स्फीयर। दूसरा हमारे पास में है खोखला गोला, खोखला गोला हॉलो स्फीयर हो गया। अब ये आपसे क्या कह रहा है, व्यास के सापेक्ष, यानी अगर मैं एक एक्सेस ऑफ रोटेशन ऐसे बनाऊं सेंटर ऑफ मास से, एक एक्सेस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से बनाऊं, तो आपको ये कह रहा है यहां से अगर आप रोटेट करवाते हो और यहां से अगर आप रोटेट करवाते हो, दोनों के आई की वैल्यू सेम है, तो ठीक है। आई जो आपके पास में है ठोस गोले के लिए वो बराबर हो जाएगा आपके पास में आई खोखले गोले, खोखले गोले। और साथ के अंदर में कह रहा है कि दोनों का मास भी सेम है। तो दोस्तों देखिए, सॉलिड स्फीयर अगर सेंटर ऑफ मास से पास होता है तो फॉर्मूला होता है 2/5 mr1 स्क्वायर कह देता हूं, यानी इसका रेडियस मैंने r1 मान लिया, इसका रेडियस r2 कह देता हूं। और इसकी वैल्यू अगर कोई हॉलो स्फीयर जिसमें एक्सेस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास आउट हो रहा है, यह आपके पास बनेगा 2/3 mr स्क्वायर, इसको r2 कह दिया। m से m कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कट गया। आपको निकालना इनके रेडियस का रेशियो, r2 को नीचे शिफ्ट करो, 5 को यहां ले जाओ, तो r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/3। ये बन जाएगा r1 अपॉन r2 इज इक्वल्स टू रूट में आ गया 5/3। अब ये ऑप्शन जो है ये आपका आंसर है, ढूंढना है 5/3 रूट में आना चाहिए। तो 6th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चकती का व्यास के सापेक्ष जड़त्व आगुण I है, तो व्यास के समानांतर परिधि पर किसी बिंदु से गुजरती हुई अक्ष पर जड़त्व आगुण का मान कितना होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एक वैल्यू दे रखी है, एक वैल्यू पूछी है। मान लो ये कह रहा है आपसे, आपके पास में कोई भी एक डिस्क है, अगर ऐसे में डिस्क बनाता हूं इस, और इसमें कोई भी एक एक्सेस ऑफ रोटेशन बना दी मैंने यहां पर, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन। अब सवाल में क्या कह रहा है, व्यास के सापेक्ष जड़त्व आगुण I है, यानी व्यास के सापेक्ष चाहिए इसे, तो आप कहोगे व्यास के सापेक्ष ऐसे, ये एक लाइन की, यहां का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I दे रखा है। और आप लोगों को पता है कि चकती की बात करें तो सेंटर ऑफ मास से सतह के लंबवत ½ mr² होता है,
और अगर व्यास के सापेक्ष बात करें तो उसका आधा, यानी ये बन जाएगा आपके पास में 1/4 mr²। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है व्यास के समानांतर परिधि पर किसी बिंदु पर गुजरने वाली अक्ष पर, इस बार जो एक्सिस की बात कर रहा है प्यारे बच्चों, ये एक्सिस यहां से पास हुई इस जगह, यहां से, यानी आपको ये कह रहा है किसी भी एक किनारे से, यहां से आपको पता है कि ये जो मैंने रेड कलर की लाइन खींची है ये आपके पास एक टेंजेंट है, यानी सरकमफ्रेंस परिधि पर जा रही है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे निकालना है तो मैंने मान लिया इसका आई डैश, और देखिए कैसे निकलेगा ये आई प्लस एम टी स्क्वायर, यानी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इसके समानांतर ये अक्ष दे रखी है, तो ये बन जाएगा 1/4 mr², और प्लस करके हो गया हमारे पास mr², क्योंकि d की वैल्यू रेडियस के बराबर है, ये बन जाएगा 5/4 mr²। अब आपको mr² को में देखिए ऑप्शन नहीं मांगा, करना क्या, यहां से mr² की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, ये बन जाएगा, देखिए यहां से अगर वैल्यू निकालता हूं मैं mr² इक्वल्स टू 4i, कर देते हैं, ये बन जाएगा 5/4, और ये है 4i, 4 से 4 कैंसिल आउट, इट विल बी 5i। तो इस रेड कलर की जो लाइन है यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो 5i होगा। तो देखिए 7th क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां, यदि 4 सेकंड में कोणीय संवेग 1 जे से लेकर 4 जे तक हो जाता है तो बल आपको जो है इसका मान बताइए। जैसे आप लोगों को पता है कि न्यूटन की गति का सेकंड नियम जो है वो कहता है F इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt, यानी किसी पिंड पर लगने वाला बल फोर्स उसके मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज के इक्वल होगा, संवेग में परिवर्तन की दर होगा। यह फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है रेखीय गति में, लीनियर मोशन में। अगर मैं इसे रोटेशनल मोशन में लूं तो घूर्णन गति में क्या होता है, टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है। घूर्णन गति में शब्दावली परिवर्तित होगी, F जो है ये बन जाता है टॉर्क, और P जो है ये बन जाएगा J कहो या L कह सकते हो इसमें। अब इसमें J दे रखा है जिसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, वैल्यू पुट करते हैं, क्या बन जाएगा, टॉ इज इक्वल्स टू टी जे अपॉन डी टी। अब देखो इसका मतलब होता संवेग में परिवर्तन, आप ऐसे लिख सकते हो J2 माइनस J1 डिवाइडेड बाय जो समय लिया, 1J से 4J हो रहा है तो 4J माइनस 1J डिवाइडेड बाय टाइम आपके पास में है 4 सेकेंड, यानी 3J अपॉन 4, ये आंसर आपके पास में है। तो 3J अपॉन 4 ये आपके पास में आएगा ए ऑप्शन में। 8वें का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में डायग्राम दे रखा है। सबसे पहले शेप देख लेते हैं, क्या है, 3 वलय हैं, इनके अनुसार व्यवस्थित किया गया निकाय का जड़त्व आघूर्ण बताना y और y के सापेक्ष। तो ध्यान से देखिएगा, वलय है और बीच में से पास हो रहा है, तो हमने ये मान लिया कि तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका I1 है, इसका I2 है और इसका हो गया हमारे पास I3। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, I एक्सेस आपके सामने दे रखी है y डैश इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखिए कहां कहां से अक्ष गुजर रही है उसके अकॉर्डिंग, अगर मैं बात करता हूं इस I1 की तो ये क्या है, ये वाली जो अक्ष आपके पास में जा रही है ये देखिए व्यास के परित है। अगर मैं ऐसे लाइन बनाता हूं तो वलय में बनती है mr², अब ये ऐसे हो गई तो हाफ mr²। तो I1 जो है आपके पास में ये दे रखा है व्यास के परित, मैं नाम लिख रहा हूं साथ में, व्यास के परित along द डायमीटर, इसका फॉर्मूला बनता है हमारे पास हाफ mr²। दूसरा I2 की बात करें तो देखिए ये होता है mr², व्यास के परितों का हाफ mr², और ये वाली लाइन जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो आप कहोगे हाफ mr², इसमें md² जोड़ दो तो ये बन जाएगा 3/2 mr²। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन जा रही है इसके सरकमफ्रेंस परिधि से गुजर रही है और व्यास के परित है। आप कहोगे I2 जो है हमारे पास में ये परिधि से गुजर रही है, स्पर्श रेखा जिसको कहते हैं परिधि से
तथा सतह के समानांतर है, सतह के समानांतर, पैरेलल टू द सरफेस, और इसकी वैल्यू होगी आपके पास में 3/2 mr²। और ये जो I3 है ये भी सेम एज इट इज है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं मैं 3/2 mr²। अब मेरे प्यारे बच्चों आप इन तीनों को जोड़ लीजिए, तो टोटल आपके पास में I की वैल्यू y डैश जो है इसके लिए कितना बन जाएगा, 12 mr², प्लस इन दोनों को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा आपके पास में, मैं लिख देता हूं 3/2 mr² प्लस करके 3/2 mr²। r सबके नीचे 2 दे रखा है, y डैश इज इक्वल्स नीचे 2 हो जाएगा, 3 और 3 और 6 7, 7/2 mr²। अब ये आंसर जो है ये ढूंढ लीजिए ऑप्शन में कौन सा है, 7/2 mr²। आप कहोगे 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, समान ऊंचाई, ये आसत लिखा हुआ है, ये आनत है, ध्यान रखना, इंक्लाइन प्लेन, ये स की जगह न है, इंक्लाइन प्लेन ढलान से लुढ़कने पर वलय, ठोस गोले और चकती के नीचे पहुंचने का क्रम होगा, यानी नीचे पहुंचने की क्रम की बात कर रहा है, या तो आप कह दो कि वेलोसिटी के हिसाब से निकाल दो या समय के हिसाब से। तो हमने एक चीज कही, मान लिया ऐसा कोई इंक्लाइन प्लेन है आपके पास, 3 पिंड एक साथ आ रहे हैं इसमें। सबसे पहला देखिए नाम दे रखे इसमें, एक तो होगा वलय, एक आपके पास में है ठोस गोला, और एक आपके पास में दे रखी है चकती। अब ये पूछ रहा है नीचे आने का क्रम बताना है, जिसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा वो पहले नीचे आएगा, तो हम वेग को यूज करते चलते हैं। तो वेलोसिटी जो है उसकी ट्रिक आपको बता रखी है, √2gh अपॉन 1 + k² अपॉन r²। क्या मतलब हुआ कि जिसका k² अपॉन r² सबसे कम होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा। अब इन तीनों के k² अपॉन r² की बात करते हैं, तो सबसे पहले k² अपॉन r², मेरे प्यारे बच्चों वलय के लिए बात करते हैं, रिंग के लिए ये बनेगा 1, k² अपॉन r²। अगर हम बात करते हैं ठोस गोले की, सॉलिड स्फीयर की, तो ठोस गोले के लिए वैल्यू होती है हमारे पास 2/5। और अगर k² अपॉन r², ये वैल्यू में बात करता हूं चकती के लिए, ये वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब देखो जिसमें k² अपॉन r² सबसे कम होगा उसका वेग सबसे ज्यादा, ये वैल्यू 1 है। ये 2/5 जो है इसको आप लिख सकते हो 0.4, 1/2 की जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं 0.5। तो सबसे कम वैल्यू हो गई इसकी, यानी सबसे ज्यादा जो वेग होगा वो होगा ठोस गोले का, सॉलिड स्फीयर। फिर उसके बाद वैल्यू आती है चकती की, यानी वेग आ जाएगा आपके पास में चकती के लिए, और सबसे ज्यादा वैल्यू है वलय के लिए। तो सबसे लास्ट के अंदर में वेग जो होगा आपके पास वो होगा रिंग का वलय। तो क्रम आपके सामने, ठोस गोला, चकती, वलय। तो देखिए ठोस गोला, चकती, वलय, 10वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है। आपसे क्या कह रखा है, एल लंबाई का, और साथ में कह रहा है ये पी लिखा हुआ, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में देख लीजिएगा आप, ये रो है, यानी एल लंबाई का और रो रेखीय द्रव्यमान घनत्व के तार को एक वृत्तीय लूप के रूप में मोड़ा जाता है, जिसका केंद्र चित्रानुसार ओ दिखा रखा है। साथ में आपसे पूछा है कि लूप का x डैश अक्ष जो है इसके परित जड़ता गुण कितना होगा। सबसे पहले क्रोनोलॉजी आप समझिए, एक वायर था, इस वायर को मैंने ऐसे लूप बना दिया, तो आप कहोगे सर ये तो वलय बन गया। वलय बनने के बाद में यहां पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इस जगह पर, तो ये क्या है, ये किसी भी एक स्पर्श रेखा पर सतह के अनुदिश निकालना है। आप लोगों को यह कहा जा सकता है कि अगर मुझे आई की वैल्यू निकालनी है इस x डैश अक्ष पे, तो कैसे, देखिए किसी भी वलय के लिए mr² वैल्यू होती है, व्यास के परित 12 mr² होता है, 12 mr² में mr² जोड़ दीजिए,
तो यहां पर बनेगा 3/2 mr², यानी 3/2 mr²। ये फॉर्मूले ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। आंसर तो 3/2 mr² है, पर आंसर m और r के रूप में नहीं मांग रहा। इसने क्या कहा है, m को रिमूव करना है। उसके लिए इसने क्या दे रखा है कि रेखीय द्रव्यमान घनत्व, ये रो की वैल्यू दे रखी है। r को हटाकर ये लंबाई के रूप में चाह। तो दोस्तों देखिए, यहीं पर हम बात करेंगे पहले द्रव्यमान की। आप लोगों को पता है रेखीय घनत्व की बात करते हैं, वैसे घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, पर वायर है तो वायर में आयतन नहीं लंबाई होती है। तो आप कह सकते हो रो इज इक्वल्स टू m अपॉन एल हो गया। m की वैल्यू यहां से बनाएंगे तो रो इंटू एल, तो m की वैल्यू बन गई। r की बात करते हैं तो आपको पता है कि किसी भी एक l लंबाई के वायर से मैं अगर रिंग बनाता हूं तो आप ये कह सकते हो इसकी लंबाई और इसकी परिधि सरकमफ्रेंस बराबर होंगे, यानी L इज इक्वल्स टू बनेगा कितना 2πr। यहां से r की वैल्यू खींचनी है L अपॉन 2π। अब देखिए m की वैल्यू और r की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, ये बन जाएगा आपके पास कितना I x डैश इज इक्वल्स टू 3/2 m की वैल्यू रो इंटू एल मल्टीप्लाई स्क्वायर है, तो पहले तो मैं ऐसे लिख दूं L अपॉन 2π, इसका बन गया होल स्क्वायर। अब देखिए I x डैश इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 3 रो L अपॉन 2, स्क्वायर कर दीजिए L स्क्वायर अपॉन 4π² इक्वल्स टू, यही लिख देता हूं, ये 3 रो L 3 बार आ गया तो क्यूब अपॉन 4 2 जा 8π²। अब ये वाला ऑप्शन आपको ढूंढना किसमें, 3/8 जो है 3/8 रो L स्क्वायर अपॉन π²। 11वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन है। नेक्स्ट 12वां, एक व्यक्ति एक वृत्तीय प्लेट के किनारे पर खड़ा है जो अचर कोणीय चाल यानी ओमेगा से केंद्र के हिसाब से रोटेट कर रहा है। यदि व्यक्ति किसी त्रिज्या के पथ पर अक्ष की ओर चलता है तो उसका कोणीय वेग। सवाल में आपको ऐसा दे रखा है कि हमारे पास में इस प्रकार से कोई भी एक ये डिस्क दे रखी है, प्लेट कह दी हमने, आपसे कहा गया है यहां पर एक एक्सेस ऑफ रोटेशन बना दी है, ये बन गई एक्सेस ऑफ रोटेशन। एक आदमी जो है इस बिंदु पर खड़ा है, देखिए एक आदमी को हमने यहां खड़ा कर दिया, यहां ये आदमी क्या कर रहा है इस जगह पर, ये जो इसका रेडियस है ये धीरे धीरे यहां से चलना स्टार्ट करता है। अब जैसे जैसे ये आदमी चलता चलता आगे बढ़ेगा, आपको बताना है कि इस चकती की इस प्लेट की स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए सारे के सारे डिस्टेंस जो है वो यहीं से लिए जाते, ये डिस्टेंस हुआ हमारे पास r, और ये जो डिस्टेंस होगा हमारे पास में इसको हम कहेंगे r डैश। तो देखिए परपेंडिकुलर एक्सेस से जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो रहा है। तो दोस्तों कोणीय संवेग का जो संरक्षण नियम होता है वो हमें क्या कहता है, L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, और ये वैल्यू होती है कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई, प्रोपोर्शनल 1/mr²। m का मतलब है द्रव्यमान, मास जो है वो तो कांस्टेंट है, क्यों, आदमी यहां खड़ा हो भले यहां खड़ा हो, पूरे सिस्टम का मास कांस्टेंट है। r का मतलब होता है हमारे पास में लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी। अब आप खुद देखिए मैं ऐसे कह सकता हूं ओमेगा प्रोपोर्शनल 1/r²। जैसे जैसे आदमी नजदीक आ रहा है डिस्टेंस कम हो रहा है, यानी r की वैल्यू घटेगी, r घटेगा तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी। तो जैसे जैसे आदमी सेंटर ऑफ मास की तरफ शिफ्ट होगा वैसे वैसे उसकी स्पीड जो इंक्रीज होगी। 12वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये 13 आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास में 4 ठोस गोलों की बात कर रहा है, सॉलिड स्फीयर। तो ये जो अक्ष दे रखी है यहां पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो 4 गोले हैं, तो इसमें I1 I2 I3 और इसको मैंने कह दिया I4। तो देखिए टोटल वैल्यू निकालनी है मुझे, तो I
एक्सेस दे रखी है आपको एक्स एक्स डैश, ये बनेगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। तो देखिए चारों अक्ष जो है कैसे हैं। I1 की बात करें, I1 जो है वो स्पर्श रेखा से गुजर रहा है, देखो स्पर्श रेखा से। आप ये कह सकते हो कि I1 जो है ये है स्पर्श रेखा के परित, स्पर्श रेखा के परित, along द टेंजेंट। अब इसका आपको पता है कि 2/5 में mr² जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 7/5 mr²। I2 की बात करते हैं। अब देखो I2 जो है सेंटर से गुजर रहा है, यानी व्यास के परित है, व्यास के परित, along द डायमीटर, और इसकी वैल्यू होती है 2/5 mr²। सब मैं अलग अलग करके बता रहा हूं। इसमें I3 की बात करें तो वापस I1 के जैसा का जैसा हो गया, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा के परित, ये वैल्यू आपके पास में बनेगी स्पर्श रेखा के परित, सेम I1 जैसी है 7/5 mr²। I4 की मैं बात करता हूं तो I4 देखिए सेंटर से पास हो रहा है, तो आप कहोगे ये व्यास के परित है, व्यास के परित, और इसकी वैल्यू जो होती है हमारे पास में ये बन जाएगी 2/5 mr²। अब दोस्तों जब आप इनको जोड़ोगे तो सबके नीचे 5 लिखा हुआ है, तो आप ऐसे कह सकते हो I x x डैश इज इक्वल्स टू, नीचे तो 5 आ जाएगा, ऊपर देखिए ये 2 है 7 है, 2 है 7 है, ये बन गया 9 और ये 9 बन गया 18 mr²। अब आपने जब ऑप्शन में देखा होगा तो I के रूप में दे रहा है, mr² नहीं चाहिए, तो ये क्या कह रहा है आपसे कि व्यास के परित जड़त्वागुण I है, यानी इसने चला के दिया है I इज इक्वल्स टू व्यास के परित 2/5 mr²। तो mr² की जो वैल्यू है इसमें mr², ये है 5I/2। mr² की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्या बन जाएगा 18/5 इंटू, यहां बनेगा 5I/2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कट गया 9, ये कट गया इसमें, इट विल बी 9I, तो 9 गुना होगा, यानी डी ऑप्शन जो है हमारे पास में वो 13 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किसी घूर्णन करती हुई चकती की त्रिज्या अचानक आधी कर दी जाए तो और द्रव्यमान सेम रखे तो उसका नवीन नया एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। सिंपल सा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसी बिहाफ पे है। ये डिस्क हो गई आपके पास, अगर आप कहो यहां से ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है इसका, ये हो गया रेडियस r और ये हो गया इसका मास m। ठीक, आपको ये कह रहा है m की वैल्यू कांस्टेंट रखनी है, r जो है इस वैल्यू को हम हाफ कर रहे हैं, तो ओमेगा पे क्या असर पड़ेगा, एंगुलर मोमेंटम जो होता है L वो I ओमेगा होता है और इसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट। तो आप ये कह सकते हो कि ओमेगा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल I है। अब डिस्क ले 1/2 mr², 1/1/2 mr²। अब मेरे प्यारे बच्चों 1/2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, r का खेल है पूरा, ओमेगा प्रोपोर्शनल 1/r²। अब r को कितना कर रहा है, ये हाफ कर रहा है, तो इस r की जगह वैल्यू में 1/2 रखो, क्या बन जाएगा ओमेगा प्रोपोर्शनल 1/1/2 का स्क्वायर 1/1/4, ये बन जाएगा आपके पास 4। यानी इसकी जो स्पीड है वो मेरे प्यारे बच्चों 4 गुना हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। 14 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन, यानी उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मूल बिंदु से इतने मीटर की दूरी पर एक बिंदु पर इतने न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है तो बल आघूर्ण का मान होगा। वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन है और आप लोगों को पता है कि टॉ इज इक्वल्स टू r क्रॉस f, ये फॉर्मूला बनता है। तो r की वैल्यू दे रखी है, f की वैल्यू दे रखी है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इस टाइप का मैट्रिक्स मेथड यूज करेंगे, I J K। r पहले दे रखा है तो
आर की वैल्यूज लिखेंगे 2 -4 एंड 2। एफ दे रखा है 3 2 और ये है -4। सॉल्व करने का तरीका मैं ऑलरेडी प्रीवियस पेपर्स में बता चुका हूं। आई लिखेंगे पहले ब्रैकेट, माइनस जे लिखा ब्रैकेट, प्लस के लिखा ब्रैकेट। देखिए आई जब लिख रहे हो तो आई को छुपा दो आप। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 16 माइनस अपनी तरफ से, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -4। जे लिखेंगे तो जे को छिपा देते, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है -8 माइनस अपनी तरफ से, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 6। ये लिखेंगे इसको छुपा देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस अपनी तरफ से, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है -12 यानी +12 हो जाएगा। अब सॉल्व कर दे, ये बन जाएगा आपके पास में 12i, ये -14 है तो बाहर जाएगा तो +14 जी, और ये है हमारे पास 16 +16 के, ये बना है। और यूनिट जो होगी इसकी न्यूटन इनटू मीटर। अब 4 ऑप्शन में ढूंढ लीजिए। सबसे पहले चीज स्केलर फॉर्म में दे रखा है और हमारा आंसर निकला वेक्टर फॉर्म में, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका मॉड लेना पड़ेगा। तो टॉ जो दे रखा है इसका मॉड अगर निकालें तो रूट में पहले नंबर का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। दो तरीके आपके पास, या तो स्क्वायर करके सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो कॉमन खींच लीजिए। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं 6 इंटू 2 7 इंटू 2 8 इंटू 2, तो 2 आ रहा सब में कॉमन, तो 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा ये इसमें। अब यहां पर बना था 6 यानी 36, यहां पर 7 था यानी 49, यहां पर 8 था हमारे पास में तो ये बन गया 64। 64 और 36 100 और ये 149 इक्वल्स टू 2, रूट में बना 149। 149 नियर अबाउट 12 के आसपास आता है, तो हम लगभग लिख सकते हैं 2 इंटू 12, ये लगभग आपके पास में 24 न्यूटन इंटू मीटर यानी 24 पॉइंट समथिंग। ये 2 पॉइंट है, ये है 24 पॉइंट समथिंग यानी 24.4 न्यूटन मीटर। 15वां क्वेश्चन जो है करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर वीडियो जिसमें 15 इंपॉर्टेंट रोटेशनल मोशन के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करवाए गए थे। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए। और हाँ दोस्तों, इन क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को जानना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही हमारा फिजिक्स गुरु डॉक्टर आर.सी. सर का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और जिस कोर्स की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस कोर्स के लेक्चर वीडियो विद कंसेप्चुअल, न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल परचेज कीजिए और वहां से आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। चलिए दोस्तों इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसी का अगला पार्ट लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद।